Hello viewers, today I am going to discuss some important topics of atomic structure. First, ionization potential. Ionization potential or ionization energy and work function जिसे कहते हैं. The amount of energy consumed in removal of an electron from outermost orbit of an isolated or gaseous atom is called the ionization energy of the atom. किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है, जो देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने रिमूवल कैसे होगा? ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, it is excited to orbit of infinite number by absorbing a photon. The electron is removed from the atom by excitation to orbit of infinite number by absorbing a photon. So ionization energy equal to E infinity minus En. This is equal to energy of photon hc by lambda naught and hc mu naught. Where En is energy of electron in outermost orbit, E infinity is energy of electron in the finite number of orbits, which becomes zero because anything divided by infinity is equal to zero. So I equal to minus En, मतलब ionization energy of atom is equal to energy of electron with positive sign. So I equal to minus En equal to hc by lambda naught and hc mu naught. But lambda naught and mu naught is called threshold wavelength and threshold frequency, or critical wavelength और critical frequency भी कहते हैं इसे. मतलब एटलीस्ट इतना एनर्जी चाहिए एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ये दिया हुआ, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द एटम. तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू hc लैम्डा नॉट और hc नॉट पर लैम्डा नॉट इक्वल टू hc बाई आई, h और c का वैल्यू और I दिया हुआ है, म्यू नॉट I बाई h. कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी मेटल विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सिमिलर वे में I इक्वल टू h नॉट कर लेंगे. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. When a clean metal surface is exposed to electromagnetic radiation of wavelength equal to or less than threshold wavelength, जो भी पढ़े हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल एटम, electrons are ejected from the metal atom at the surface producing electric current. ये इतनी एनर्जी मिल रही है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी को बराबर एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा, ejected from the atom and forming flow of electrons, that is electric current. This phenomenon is called photoelectric effect. The photoelectron produced using radiation of threshold frequency or threshold wavelength has almost zero kinetic energy because एटम को उतने इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी मिली से एटम से बाहर आ रहा है. एंड इफ रेडिएशन ऑफ लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, तो इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी हायर देन आयनाइजेशन एनर्जी, सो इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट is equal to ionization energy of metal plus kinetic energy of photoelectrons. So kinetic energy of photoelectron equal to energy of photon minus ionization. Energy of photon h nu ले रहे हैं, आयनाइजेशन के लिए h nu नॉट ले रहे हैं, h कॉमन लेके nu माइनस. इसी को वेवलेंथ के टर्म में आयनाइजेशन hc बाई लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन आयनाइजेशन एनर्जी hc बाई लैम्डा नॉट हो गया. Kinetic energy of photoelectron.
photoelectron increases with increase in frequency or decrease in wavelength of photon used in the experiment. ये ग्राफ देखिए आपके सामने है, न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन आप देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई एच हो जाएगा, और न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई एच होगा। तो एक लीनियर इक्वेशन हुआ, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज इन वेवलेंथ। अब यहां देखिए तीन मेटल के लिए ले रहे हैं ए बी सी। ये वैल्यू जो इंटरसेप्ट है वो न्यू नॉट दे रहा है, ए के लिए न्यू नॉट सबसे ज्यादा है और सी के लिए सबसे कम है। तो जिसका न्यू नॉट ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए ग्रेटर देन बी देन सी। अच्छा, intensity of radiation has no effect on kinetic energy of photoelectron. One more thing, metal with low ionization energy exhibit photoelectric effect readily, क्योंकि आसानी से तो उसमें लोअर फ्रीक्वेंसी ये रेडिएशन ही चाहिए आपको, इसलिए अल्कली मेटल्स जो हैं दे आर विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी आर यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 1016 पर सेकेंड इज irradiated द मेटल सरफेस विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दिया होगा। सिंपल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जानते हैं, न्यू और न्यू नॉट दिया हुआ है। Radiation of wavelength 400 nanometer strikes on metal surface having work function 2.16, the ionization energy, calculate kinetic energy। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये है, ये लैम्डा है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच बाय लैम्डा बाय आयनाइजेशन एनर्जी कर दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ये दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। ये फार्मूला है कि इक्वल टू एच माइनस न्यू नॉट। तो ए2 बाई ई1 ले रहे हैं, एच तो कैंसिल हो गया, तो न्यू टू माइनस न्यू नॉट, न्यू1 माइनस न्यू नॉट, और ये एनर्जी दो होनी है, इसको न्यू टू आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहां से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये पार्टिकल नेचर हुआ, ये वेव नेचर हुआ। इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा इक्वल टू h बाई mc, this equation justify both particle and wave nature of electromagnetic radiation. De Broglie proposed a similar equation for all particles in a state of motion. खाली c को रिप्लेस किया v के द्वारा, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv और h बाई p, mv इक्वल टू मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू रूट अंडर 2me आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो फॉर micro particles in a state of motion, lambda becomes, macro particles, large particles, lambda becomes very, मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, तो lambda becomes negligible. But for micro particle state of motion, lambda is an appreciable value, so it has both particle and wave nature or dual nature. जबकि मैक्रो पार्टिकल लैम्डा नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उसको आप सिंपल लीनियर मोशन मान सकते हैं।
Hence, electron in an atom moving around the nucleus has both particle and a wave nature. This is called dual nature of electron. अब इसको थोड़ा सा बोर थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं. ये बोर का स्फेरिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्फेरिकल ऑर्बिट है. तो अगर इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होगा. तो नंबर ऑफ वेव्स पर साइकिल अगर n मान रहे हैं तो टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा. एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई. लैम्डा का वैल्यू दे रहे हैं एच बाई एम भी, और एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ये बोर का इक्वेशन आ गया. The angular momentum of electron in orbit is integer multiple of definite quantity h by 2 pi. This justifies Bohr's atomic theory. तो बोर एटॉमिक थ्योरी में n को आप ऑर्बिट नंबर माने हैं, और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर साइकिल. इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वेव्स पर साइकिल इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड दिस. तो h का वैल्यू जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और v दिया. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिस. लैम्डा इक्वल टू h by 2 me. h mass 2 mass of electron और ये काइनेटिक एनर्जी. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेटेड टू ए पोटेंशियल ऑफ 14 वोल्ट. अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ये है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू v, मतलब चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रॉन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. ना लैम्डा इक्वल टू h by 2 me ले रहे हैं. How fast an electron moving when its wavelength becomes equal to distance traveled in 1 second. मतलब the lambda becomes equal to v. तो lambda स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h by m. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो lambda इक्वल टू v स्पीड बाय न्यू, और इधर h by m भी. तो न्यू इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एच. तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो एम बी स्क्वायर 2e हो गया. कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. आप रिलेशन पर हैं 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा. लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन. 2 पाई आर का ये वैल्यू 0.529 मीटर एन स्क्वायर बाई जेड. सॉल्व करके आ रहा 3.32. पाई का वैल्यू 2 - 10 एन स्क्वायर बाई जेड मीटर. अब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो एन का वैल्यू 2 हुआ और जेड 1 हो गया. कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस. आप देख रहे हो कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड. तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 रिलेशन बन रहा है n1 स्क्वायर इंटू जेड 2 n2 स्क्वायर बाई जेड 1. तो लैम्डा He प्लस Li2 प्लस का वैल्यू दे रहे हैं. Which of the following has shortest wavelength when excitated by 6 volt? 2 me और E into V. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने V सेम है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर n इंटू E. जिसका n इंटू E ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका n इंटू E कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए n इंटू E मिनिमम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो Be3 प्लस आया. इसका n इंटू E मैक्सिमम होगा, मास इसका 9 यानी मिलेंगे, चार्ज 3 है, इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा. तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ वुड बी. अगर आपको डी ब्रॉगली ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी.
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा में से अल्फा का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल 6:4:1 दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ दियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/√2 me। तो लैम्डा काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो me दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, और ये एनर्जी 16 और मास 1/1837 ले रहे हैं। प्रोटॉन का एनर्जी 4 और मास 1 ले रहे हैं। अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं। तो लैम्डा ये सॉरी वो 1/लैम्डा होगा। तो लैम्डा ई सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो उसका एम इंटू ई सबसे कम है बस। और लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, the accurate measurement of position and momentum of electron in atom simultaneously is not possible। किसी एटम में पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली मेजर करना सेम टाइम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 होता है। तो h/2 के लिए h तक लिया जाता है, इसलिए ये भी कभी आपको मिल सकता है। डेल्टा पी इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी है, सीधे डेल्टा पी की जगह m इंटू डेल्टा वी अगर देंगे तो 4πm हो जाएगा। इट मीन्स दैट the position of electron in atom is measured accurately, there is large uncertainty about its momentum and vice versa। अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आप डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। तो पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम हो गया, तो अनसर्टेनिटी अबाउट मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा या वाइस वर्सा। इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, ध्यान दें। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मेजर करने के लिए आपको जो वेवलेंथ वहां से उससे रेडिएशन फोटोन टकराएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंख में आएगा। तो उस फोटोन का वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन, मतलब रेडियस या डायमीटर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ बड़ा होगा तो वो पास कर जाएगा। So to know position of electron, we must use wavelength smaller than radius or dimension of electron। तो इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन काफी कम है, तो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ का आपको रेडिएशन लेना हो, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो उसका मोमेंटम में काफी एपर्सिएबल बड़ा चेंज आएगा, इससे अनसर्टेनिटी और मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर केमिकल कैलकुलेशन h/4 का ये वैल्यू आप याद रखेंगे। वाई कैन नॉट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूक्लियस का ये रेडियस है -15 मीटर, तो उसको आप
न्यूक्लियस में मान लेते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आपको ये रखना होगा मैक्सिमम। तो डेल्टा एक्स लेके ये डेल्टा भी आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा जो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए पॉसिबल नहीं। The uncertainty in position of electron is 5 angstrom, then calculate the uncertainty of speed. डेल्टा भी टू एच बाई 4 पाई एम, एच दे दिया, मास दे दिया, और 5 आंगस्ट्रम को आप मीटर में बदल रहे हैं। A Gauss ball of 40 gram moving with a speed 45 meters per second. If a speed is measured within accuracy of 2%, calculate uncertainty in position. तो स्पीड बोल रहा है 45 और उसमें एरर है 2% का, इसलिए डेल्टा भी हो गया 45 का 2%। तो अब डेल्टा इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम भी कर रहे हैं। If uncertainty in position and momentum of electron atom are assumed to be equal, then expression of V, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी मान रहे हैं। तो डेल्टा पी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और डेल्टा पी के स्क्वायर एम इंटू डेल्टा वी स्क्वायर ले रहे हैं। तो डेल्टा वी स्क्वायर हो गया एच बाई 4 पाई एम स्क्वायर, डेल्टा पी हो गया 1/m रूट अंडर एच बाई 2 स्क्वायर। इसे श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन है, एटम पर बहुत हाई लेवल की चीज है, यहाँ आप ज्यादा नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ इसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में जानिए। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, वेर एक्स वाई एंड जेड आर 3 कोऑर्डिनेट्स, मास एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई टोटल एनर्जी है, बी पोटेंशियल एनर्जी है। एक नया टर्म साई, साई का सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं। साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, तो इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप रेडिएशन में पढ़े कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और इन ए पर्टिकुलर रीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही एम्पलीट्यूड साई स्क्वायर के। सो साई स्क्वायर आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इट, अब हम लोग सही मायने में आ रहे हैं। Electrons are moving around the nucleus in a 3-dimensional space, not a spherical part, a circular part. Electrons are moving around the nucleus in a 3-dimensional space. इस कारण से, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, it creates a negative charge cloud around the nucleus, जो वेरी हाई स्पीड से घूम रहा है। जैसे आप देखते हैं अपने घर में कि पंखा जिससे जब तक घूमता रहता है तो उसका ब्लेड ना दिख के एक आपको एक सर्किल के रूप में दिख रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस में 3 डायमेंशनल स्पेस एट वेरी हाई स्पीड, सो इट फॉर्म्स ए नेगेटिव चार्ज क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। So hence the 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding electron is maximum, मतलब equal to or more than 90%, is called orbital. The orbital is denoted by boundary of surface of the region. इस region को आप कह रहे हैं maximum density वाला। The boundary surface of the region where probability of finding electron is maximum. On basis of shape, orbital ये स्फेरिकल शेप है, उसको एस ऑर्बिटल कर रहे हैं। डम्बल शेप में है पी ऑर्बिटल है, डबल डम्बल शेप में डी ऑर्बिटल है, और भी ऑर्बिटल होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जैसे एस जी। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक नोडल प्लेन या एंगुलर नोड, स्फेरिकल नोड, द प्लेन इनसाइड एन ऑर्बिटल वेयर probability of finding electron becomes 0. It's called nodal plane. तो s ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसलिए यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं है। p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन ऐसे दिखा रहे हैं, d ऑर्बिटल में से 2 है, इसी तरह f में 3 होगा। तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, आगे हम लोग पढ़ेंगे। s ऑर्बिटल के लिए 0 हुआ, p के लिए 1, d 2। Now, degenerate state of ऑर्बिटल, एटम में एक ही एनर्जी लेवल में एक से अधिक डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स
So, or set of orbitals of equal energy, identical shape and size, and different orientation. Shape and size same, orientation different होगा, is called suborbit or subset. फिर से सुने, the degenerate or equal energy वाले orbitals. The set of orbitals having equal energy, identical shape and size when different orientation is called suborbital subset. तो एस ऑर्बिटल, एक सेंटर पर सेम साइज का एक ही बॉल रखा जा सकता है. सो एनर्जी लेवल कैन हैज ओनली वन एस ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. पी सबसेट, 3 p orbitals are present in an energy level known as px, py and pz. px, py and pz. The set of 3 p orbitals are called p subset and it can accommodate maximum 6 electrons. d subset, it consists 5 d orbitals of different orientation. ये d देख रहे हैं, डबल डम्बेल, एक डम्बेल अलॉन्ग एक्स एक्सिस से दूसरा वाई एक्सिस, इसको बोल रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये डम्बेल जब एक्स और वाई के बीच में है तो डी एक्स वाई बोलते हैं, जब एक्स और जेड के बीच में डी एक्स जेड बोलते हैं, वाई और जेड के बीच डी वाई जेड बोलते हैं. और ये थोड़ा सा अलग है, एक डम्बेल अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा और दूसरा डम्बेल की जगह एक माने रिंग होगा एक्स वाई प्लेन. इसलिए डी जेड अदर डी ऑर्बिटल 2 नोडल प्लेन है, लेकिन डी जेड में कोई नोडल प्लेन नहीं होता. ये डी सबसेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. एफ सबसेल, इट कंसिस्ट 7 एफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन पूछ रहा पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल तो एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड पी ऑर्बिटल्स can accommodate maximum. P orbitals का रहा मतलब set of 3 p orbitals. His answer is 6. That's all. Thank you. Subscribe this channel and press the bell icon, and also share as far as